अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लेफील्ड शो के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान फुटबॉल के इलेक्शंस के दिन करीब आए हैं। ये वही खेल है जो दुनिया में सबसे मकबूल खेल है। ये वही खेल है जिसको दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। कमोबेश मेरा ख्याल है पूरी दुनिया का हर इंसान ये जानता होगा कि ये खेल कैसे खेली जाती है। हो सकता है कि काफ़ी मुल्कों में क्रिकेट के बारे में नॉलेज ना हो सकता है कई ममालिक में स्क्वाश, टेनिस, हॉकी को ना जानते हो, और हो सकता है कि कई ममालिक में रग्बी को लोग ना जानते हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में जगह जगह जहाँ पर अब तक इस एरा में भी जो ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पर टेलीविज़न या सोशल मीडिया की रसाई नहीं है, ठंडे इलाके कहें, कोल्ड डेजर्ट्स कहें, वहाँ भी लोग फुटबॉल को जानते हैं। वहाँ भी लोग रोनाल्डो, मैसी और मैराडोना का नाम जानते हैं। तो ये वो खेल है जो दुनिया की पॉपुलर खेल है। पाकिस्तान में बड़े शानदार टैलेंट है। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने दुनिया भर में अपना लोहा और सक्का मनवाया, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन रही है। काफ़ी अरसा बेहतरी की सूरत रही और हाफिज़ सलमान साहब ने बड़ी मेहनत की, अपने खर्चे पे टीम को ले जाते रहे। उस वक्त फ़ंड भी नहीं था फीफा का, बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए। फिर उसके बाद एक टाइम आया, फीफा फंड आया। फीफा फंड आया तो करप्शन आ गई, करप्शन आ गई तो फुटबॉल की तबाही आ गई। और इस करप्शन के बीच में हमेशा की तरह वही पुरानी कहानी, वही राजा रानी की कहानी के सियासतदान आ गए। सियासतदान जब फुटबॉल में कूदे तो फुटबॉल की तबाही को कोई रोक ना सका। फिर बैन लगा फीफा से और एक नया चेहरा नॉर्मलाइजेशन कमेटी आया। नॉर्मलाइजेशन कमेटी का ठेका था कि इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने ठेका ले लिया कि हम तनख्वाहें देंगे, बड़ी बड़ी मरात लेंगे और इलेक्शन को दूर से दूर करते जाएंगे। एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हेड पर कोई हरासमेंट का केस हुआ, इल्ज़ामात लगे, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद और करते हारून मलिक आए। हारून मलिक ऐसे बैठे इस फुटबॉल फेडरेशन के मनसब पर कि ख़ुद को सदर कहलवाने लगे और इलेक्शन के प्रोसेस को डिले करते गए और इस हद तक डिले कर दिया कि सारी जानिब से आवाज़ें उठने लगी। फीफा की कांग्रेस भी गैर फाल रही 4-1 साल, कोई पता नहीं था वो क्या कर रही थी। फिर अचानक फीफा कांग्रेस भी सामने आई, डिपार्टमेंट्स भी सामने आए। जब डिपार्टमेंट्स को पीछे धकेला गया टूर्नामेंट से, लोकल लेवल यानी डोमेस्टिक फुटबॉल ना होने के बराबर हो गई, फिर अंदाज़ा हुआ तमाम स्टेक होल्डर्स को कि भाई जिनका ओढ़ना बिछोना फुटबॉल है, उन्हें फुटबॉल से प्यार करना होगा। फुटबॉलर तो बेचारा तरस ही रहा था फुटबॉल खेलने को। अब स्टेक होल्डर्स को भी समझ आने लगा, ओहदेदारान को, कि ये रहेगी तो हम रहेंगे, इसकी बेहतरी होगी तो होगी। बहरहाल जी, अब नया मोड़ आया। सदारती इलेक्शन के ताकतवर उम्मीदवार जाहिर शाह, उन पर बैन लगा दिया गया है और नए नए चेहरे आप देखेंगे इस बार फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन में। मैं तो बहुत पहले इसकी खबर दे चुका हूँ सोशल मीडिया पर भी, अपने चैनल पर भी, कि मुझे पता था जाहिर शाह पे पाबंदी लगेगी और उसके बाद नए चेहरे आएंगे। सऊद हाशमी जो नए चेयरमैन है एनसी के, वो कैसे चला रहे हैं? क्या वो भी पुरानी डगर पे चल रहे हैं या फिर सऊद हाशमी वाकई में समझते हैं कि इलेक्शन करवाकर जिम्मेदारान को जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं? फिर आज ज़रा हमने स्पेशली दावत दी है। अवार्ड हालिया माशाल्लाह से 23 मार्च को अवार्ड से नवाजा गया, उन्हें पाकिस्तान के टॉप अवार्ड से, सदारती अवार्ड से नवाजा गया। शानदार फुटबॉलर, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान, ईसा चमन, बलूचिस्तान से प्राइड है हमारा, साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल के। ईसा, अस्सलाम वालेकुम और बहुत मुबारक हो। और आप सबसे ज़्यादा डिजर्विंग थे, 2016 से डिजर्व करते थे इस अवार्ड को। देर आए पर दुरुस्त आए चलें, और आपको बहुत मुबारक और मुझे बड़ी खुशी थी। साथ ही सरदार नवीद हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सदर पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन, और बड़े ही शानदार तरीके से इस केस को बड़ी दूर तक लड़ा, बहावलपुर तक जाके लड़ा सरदार साहब ने, और बड़ी हिम्मत के साथ ये सारे लोग खड़े हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बहाल हो। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। ईसा, पहले ज़रा आपसे इसलिए कि सर नया नया अवार्ड माशाल्लाह मिला, ईसा बड़ी मुबारक हो। कैसी खुशी हुई ईसा अवार्ड के हवाले से? और आप बहुत डिज़र्व कर, 2016 से डिज़र्व करते थे आप इस अवार्ड को। वाहिद पाकिस्तान के फुटबॉलर ने 6 साल मुसलसल कप्तानी की, बैनुल-अक़वामी सतह पर लीग्स खेली, इंटरनेशनल कोर्स किया और शानदार कप्तानी के ज़िम्मे में भारत जैसे ममालिक के अगेंस्ट भी पाकिस्तान के तरफ से गोल किए। तो ईसा मुबारक भी हो, और अवार्ड की कितनी खुशी है?
खैर मुबारक। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा था कि प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2007 में मुझे परवेज मुशर्रफ साहब ने दिए, और ये जो अभी जो मुझे अवार्ड मिला है, ये बलूचिस्तान का जो एक्सलेंसी अवार्ड है वो भी मिल गया। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि प्लेयर की खुशी उस वक्त होती है जब उसका जो परफॉर्मेंस का जो है ना कुछ इस तरह अवार्ड से नवाजा जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट का और साथ ही हमारे बलूचिस्तान जो सीएम साहब है सरफराज बुख्शी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस एजाज से नवाजा है। बहुत ठीक हो गया और ये डिजर्व भी करते थे ई साहब। अच्छा जी सरदार साहब, अब आते हैं सर आप दोनों हजरात के साथ इलेक्शन, बड़ा देरीना मसला सरदार साहब। अल्लाह अल्लाह करके कश्ती को पार लग रही थी तो जाहिर शाह साहब, और मुझे पता था ये होने जा रहा है क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये पता था वो ताकतवर उम्मीदवार है। ये जाहिर शाह वाला केस है क्या सरदार साहब? क्यों पाबंदी लगाई, बैन क्यों किया है जाहिर शाह को? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और एक बार फिर मैं कप्तान को मुबारकबाद भी देता हूँ। माशाल्लाह वेरी डिजर्विंग, वेरी टैलेंटेड एंड हमारे मुल्क की प्राइड हैं ये, और हम हमेशा इनके लिए दुआगो हैं। आप बार बार इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं तो मैं कहूँगा जरा करेक्ट कर रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। देखिए जाहिर अली शाह साहब के ऊपर अभी जो इन्होंने हालिया बैन लगाया है, इससे पहले गुज़श्ता वर्ष 27 अगस्त को इन्होंने तकरीबन 131 लोगों को शोकॉज नोटिस दिया और उसके बाद लोगों ने जवाब दिए और उनमें से 22 लोगों को इन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया, जिसमें जाहिर शाह साहब का भी नाम था, राना अशरफ साहब का नाम था और कर्नल साहब नुमान साहब जहाँ इनका भी नाम था। बहरहाल इन्हें अंडर एन एफिडेविट इनको अलाउ किया प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ने का। तो ज़ाहिर अली शाह साहब केपीके के सदर बन गए और उसके बाद अगला सिलसिला शुरू हुआ कि इनको किस तरह रोका जाए टू कंटेस्ट फॉर दी प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। तो ये बड़ी लंबी प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है। बहरहाल एप्लीकेशंस मूव हुई हैं इनके खिलाफ मुख्तलिफ लोगों की, जिसमें नुमाया एप्लीकेशन है कर्नल नुमान साहब की, और इसके अंदर मुख्तलिफ एलिगेशन इन्होंने लगाई हैं। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैपनिंग हो रही है 2012-2013 में, वो केस आपने उठा लिया जो फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट था पेशावर का। तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, तो वेयर इज द एविडेंस? आप एक बंदे की शिकायत के ऊपर और उनकी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या दो डॉक्यूमेंट्स वर स्क्रूटनाइज्ड? क्या नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से इस मसले के ऊपर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की कि आपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ 35 साल की लीज की, फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट की, और बाद में जब हुकूमत तब्दील हुई केपीके में और फिर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में रिट थी, आपने कहा ये यूनिसेफ हेरिटेज साइट है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो कोताही थी, आपने क्यों इस चीज़ को क्लियर करके लीज नहीं साइन की? और वो जो नुकसान हुआ था $5 लाख का जो फीफा का था गोल्ड प्रोजेक्ट का, तो फिर केपीके गवर्नमेंट को ये चाहिए था और ये कोशिश भी की गई कि भाई इसकी हमें रिप्लेसमेंट दें लैंड की, और जो कंस्ट्रक्शन में लॉस हुआ है उसकी भी कंपनसेशन दें। तो क्या नॉर्मलाइजेशन कमेटी ये जो है जो 2019 में पहली आई और ये 2021 में आई, क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस पूरी एलिगेशन का या इस केस का? देखें, मैं सबको एक चीज बता दूं कि फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट इज बेसिकली फुटबॉल ग्राउंड एंड पेविलियन। उसमें ऑफिसेज भी होते हैं, चेंजिंग रूम भी होते हैं, सीटिंग कैपेसिटी होती है, और दैट इज मोर लाइक एन एकेडमी। उसमें रूम्स भी होते हैं जहाँ पर बच्चे जब ट्रेनिंग करने आते हैं आउट स्टेशन वो रह सकते हैं वहाँ पर। रेफरीज आते हैं अपने कोचिंग कोर्सेज के लिए, वो वहाँ रह सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट। और फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान को मिले, उसकी बेसिक चीज ये होती है कि द लैंड हैज टू बी एक्वायर्ड बाय पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन लीज पे। तो पेशावर की लीज साइन हुई, उसके बाद ये प्रोजेक्ट फीफा के पास चला जाता है। ईएफएफ का इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये मैं क्लियर कर दूं इस बात को। उस पे जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है, फीफा ने
हर कन्फेडरेशन में अपना डेवलपमेंट ऑफिसर मुकर्रर किया हुआ है, उसका प्रॉपर सेक्रेटरिएट है। तो जब ये फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट पेशावर का था तो उस जमाने में एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के नायब सदर थे मानीलाल फर्नांडो साहब। वो मॉनिटर कर रहे थे ये गोल्ड प्रोजेक्ट और उनके अंडर काम कर रहे थे एज हिज असिस्टेंट मोहसिन गिलानी साहब। तो मोहसिन गिलानी साहब was involved in this project from administrative point, for financial point, payment to the contractor and the civil engineer। तो मुझे ये बताइए कि लीज कैंसिल होने की पादाश में आपने ज़ाहिर अली शाह साहब को तो आपने इतना बड़ा लेकिन जुर्म मोहसिन उनका गिलानी साबित कर साहब को दिया, तो कोई बात तो नहीं हुई, बल्कि बाकी वो तो लोग बड़े जो हैं तगड़े कैंडिडेट हैं। सर, सुनने में आया कि वो भी कैंडिडेट है। मैं देखिए, मैं किसी से जाती बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ असूली बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इंसाफ करना था सर नामों में तो है उनका नाम, सर नामों में जितने है लोग उनका खैबर, मैं बात कंप्लीट कर लूं अरसलान साहब के, जितने लोग केपीके फुटबॉल एसोसिएशन के इन्वॉल्व थे इसमें, उस जमाने में कर्नल साहब वाज मेंबर ऑफ केपीके फुटबॉल एसोसिएशन। ये वो राइट हैंड मैन थे ज़ाहिर अली शाह साहब के। उसके बाद ये कांग्रेस के मेंबर भी थे वहां से। तो ये पॉइंट उन्होंने 2015 में क्यों नहीं उठाया, फिर 2018 में क्यों नहीं उठाया? तो ये 2024 में उठाना चले कि आपने उठा लिया, लेकिन इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन तो करें आप। हाँ, आप हाई इल्ज़ाम कोर्ट साबित के करने डिसीजन के लेके आए, लिए आप केपीके पहले गवर्नमेंट से इल्ज़ाम पूछें। साबित करें, फिर बैन करें, कोई रीज़न हो, कुछ चीज़ सामने आए, को पता चले कि भाई वो भी कल्प्रेट है नहीं है। बगैर किसी चीज़ के सिर्फ शो कॉज नोटिस दें और बैन करना शुरू कर दें लोगों को, 24-24 लोगों को शो कॉज नोटिस। अच्छा ईसा, ज़रा जाहिर शाह, इस केस पे थोड़ी सी आपसे भी बात करूंगा। क्या कोई ये हम कहें कि थोड़ा धचका है ये फुटबॉल फ्रेटर्निटी के लिए, या इसका सारे उम्मीद कर रहे थे कि इसी तरह होगा? ये देखो, जायशा के साथ इंतहाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम पे उनको इलेक्शन से आउट करना जो है ना, ये मुनासिब बात नहीं है। ये दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी मुनासिब बात नहीं है कि वो इस तरह के इलेक्शन का हिस्सा बन रही है। मेरे ख्याल से देखो, क्या हो रहा है अभी इस वक्त इलेक्शन में, ना एनसी पेरेंट फ्री इलेक्शन चाह रहा है, ना हमारे जो कैंडिडेट्स है वो चाह रहा है। वो भी जो है ना कोशिश कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सब लोग इसी में लगे हुए कि मैं किस तरह कामयाब हो जाऊं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2015 से जो है ना बेहतरीन इलेक्शन होगा ये। इसमें ना मतलब मुकम्मल तौर पे ये इंजीनियरिंग हो रहा है कि मतलब किस तरह लोगों को मतलब आगे लाए। हमारे जो एनसी के जो मेंबर्स है वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, वो हमारे कैंडिडेट से उहदे मांग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादती है पाकिस्तान फुटबॉल के साथ। और मैं उन कैंडिडेट्स को यही मशवरा देता हूं कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाए, ताकि अभी मजीद जो कागजात जमा हो रहा है उसमें भी हो सकता है कुछ इस तरह चीजें हो जिस तरह जैशा के साथ लास्ट टाइम पे हुआ है। तो कुछ कागजात रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये ओके, मतलब ना कोई एयरिंग होता है ना नोटिस के बाद जो है ना आप उनका कोई मौक़िफ़ सुनते नहीं हो और आपने फैसला जारी किया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादती है फुटबॉल के साथ। ये जायशा के साथ नहीं है, ये फुटबॉल के साथ है। अगर खुदा ना खास्ता ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले गए, तो फिर हम 8 साल जो है ना फिर इसी तरह ख्वार होंगे। तो मेरे ख्याल से सबको सोचना चाहिए, और खासकर सऊद हाशमी से हमारे बहुत उम्मीदें थे कि ये आएगा तो शायद ये अच्छा काम करेगा, मगर इन्होंने भी ऐसा फैसले किया है इस वक्त तक जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान फुटबॉल के मुफाद में नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। सऊद हाशमी से क्या उम्मीद है? सऊद हाशमी क्या हारून मलिक से अलग तरीके से फीफा की लगाई हुई एनसी के चेयरमैन के तौर पे सामने आ रहे हैं? क्या वाकई में इलेक्शन करवाकर वो अपना मनसब उस इलेक्टेड बॉडी को सौंपना चाहते हैं, या फिर यहाँ भी कोई और मामला? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ईसा, पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, फिर मैं जरा सरदार साहब के पास। क्या वाकई में ईसा कोई भी नहीं चाह रहा, बाशमूल स्टेक होल्डर्स, बाशमूल वो लोग जो इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, कि इलेक्शन हो जाए? क्यों नहीं चाह रहे? देखो अरसलान भाई, डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्रोविंस तक जो इलेक्शन हुआ है सारे गैर आईनी इलेक्शन तरीके से हुआ है। मैं समझता हूँ व्हाट्सएप पर होने वाला इलेक्शन क्या इलेक्शन होगा। सब स्टेक होल्डर्स उसका हिस्सा बने। किसी ने उनको मतलब ये सवाल नहीं उठाया कि यार ये गलत हो रहा है और आइन के मुताबिक नहीं हो रहा है, जो पाकिस्तान फुटबॉल की जो आइन है। तो अभी तक वही सिलसिला जारी है।
और साथ ही इसमें फीफा और एफसी ने भी भरपूर साथ दिया हुआ है एनसी को भी, कि वो जो भी कर रहा है, उसकी जो भी रूल्स बना रहा है, तो वो उसको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ना एनसी फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाह रहा है, ना हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है। तो मतलब ये जो बहरान बना हुआ है तकरीबन 8 साल से, और जो एक ग्रुप था जो मखदूम फैसल सालियात को हटाया है, वो एक ग्रुप आज 5 ग्रुपों में तकसीम हुआ है। तो मतलब सब मुफादात अपने अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं, और जो पीछे नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल की, और जो तकरीबन 8 साल से हमारे डोमेस्टिक बर्बाद हुआ है, जो हमारे प्लेयर्स की जो रोजगार का मसला बन गया है, उनको कोई भी नहीं सोचता है। हर एक अपने इक़्तिदार की कोशिश में लगा हुआ है। तो इसलिए जो मसले बन रहे हैं, और जो अभी हाल ही में जो ज़ाहिर शाह साहब के साथ हुआ है, सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, जो उनके अपोनेंट है। तो मेरे ख्याल से दुख होता है कि कौन संजीदा है पाकिस्तान फुटबॉल के साथ, और कौन चाहता है कि पाकिस्तान फुटबॉल वापस ट्रैक पे आ जाए। तो लिहाजा मुझे नहीं लग रहा है कि अब मजीद, मुझे तो इलेक्शन जो है ना होते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिस तरीके से जो हालात में देख रहा हूँ कि जो गलत रास्ते लोग ढूंढ रहे हैं और शॉर्टकट रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है ना उस पे, इस चीज पे ज्यादा अगर फोकस करे और थोड़ा सा फोर्स करे कि ये इलेक्शन मुमकिन हो जाए, कि 20 मई को ये इलेक्शन हो जाए, ताकि जो भी है, जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए, उसको इक़्तिदार दे और उसको सही फुटबॉल को सही ट्रैक पे चलाए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान फुटबॉल का सिर्फ वाहिद हल जो है ना इलेक्शन है। अब हम ये डिमांड भी नहीं कर सकते कि कौन जीत जाए कौन हार जाए, बस जो भी जीते पाकिस्तान फुटबॉल जो है ना शुरू हो। सरदार साहब, ईसा नाम हमेशा बड़े दिल से बोलते हैं और बहुत खुल के माशाल्लाह बोलते हैं। क्या वाकई में ये बात दुरुस्त है? वैसे तो खैर मुझे भी काफ़ी हद तक आप समझें कि मेरी भी छठी इस ये बात कह रही है, या मुझे भी ये सेंस हो रही है कि बहुत से, क्या ज़्यादातर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी भी आपसी अंदर ही अंदर को मामला है, और शायद वो भी नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। आप भी समझते हैं ऐसा सरदार साहब? बी फेयर। देखिए जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में तो ये डिस्ट्रिक्ट से लेके प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस से लेके अब जो स्टेटस है, दिस इज नॉट इलेक्शन, दिस इज सिलेक्शन। अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपनी मंशा और मर्जी के लोग प्रोविंशियल लेवल पे, अब यही कोशिश हो रही है एट द नेशनल लेवल। तो ये इट इज अ सीरियस जोक। अब सीरियस जोक मीन्स कि एक तरफ वो सीरियस बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो इट इज बीइंग कंडक्टेड लाइक जोकर्स। देखें, आप एक शख्स को डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ने देते हैं, उसको फीफा कनेक्ट की आईडी देते हैं, उसके क्लब को आप रजिस्टर करते हैं, वो प्रोविंस का इलेक्शन लड़ने से पहले वो अपनी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है। अब यहाँ तक आपने ओके अच्छा, कर दिया, सवाल मेरा भी यही उसके था बाद सरदार साहब, आपने जो उसको प्रोविंस ड्रामा का है वो इलेक्शन ये नहीं है लड़ने दिया। सरदार साहब कि प्रोविंस का इलेक्शन लड़के वो आगे आए, तो प्रोविंस के इलेक्शन तक क्यों नहीं रोका? वहीं रोक लेते। तो मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना कि जो हुआ है नासिर करीम के साथ, वो आपके सामने है। उसके बाद दूसरा मलीर वालों के शायद ताज के साथ हुआ, इलेक्शन से पहले बैन लगा दिया, इलेक्शन खत्म हुआ तो उसको बहाल कर दिया ना। व्हाट इज दिस? ये जोक ही है ना, और क्या हो रहा है? मजाक ही हो रहा है ना मुल्क के अग्रीड। साथ। और अभी भी लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। जो जिसकी बात पसंद नहीं, जिसकी शक्ल पसंद नहीं, बैन लगा दो। हमें बैन कर दिया, हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमने अपील की हुई है। भाई एविडेंस तो दो। फिर उसके बाद विदाउट हियरिंग, वो कौन सा कानून है? मैं कहता हूँ जंगल का कानून भी कहता है कि जी अगर आपने किसी पे इल्जाम लगाया तो उसको बुला के मुंसिफ के सामने खड़ा करें और वो अपना दिफा में कुछ कहे तो सही। हमने सर डिसिप्लिनरी कमेटी का ग्राउंड काम ही मांगे, यही है। देवर सपोज देखें 27 अगस्त 2024 को इन्होंने 133 लोगों में से 22 लोगों को पर्सोना नॉन ग्रेटा किया। मैं पूछता कि वो बाकी जो 100 लोग हैं उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है? उनके ऊपर भी तो यही जुर्म आपने लगाया था, यही आपने दफे लगाई थी। उनका क्या बना? उनमें से आधी आपकी कांग्रेस मेंबर्स हैं, कोई आपके सूबे के सदूर हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा दिस सर, इज दिस इज दिस इज देखें सर, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे ऊपर एक तलवार लटका दी है इन्होंने जी, फीफा और एएफसी। अब बात ये आपकी जो क्लॉज 38 है जिसमें क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट थी,
वो आपने एक मैंडेट दी कांग्रेस के सामने, कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया दिसंबर में। भाई द कांग्रेस इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। चलें, आपने क्या किया जी, उस रिजेक्शन के ऊपर जनवरी में आपने सस्पेंड कर दिया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को कि भाई इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर मैं कहता हूँ ना जी, आप इलेक्शन छोड़ें, आप फीफा और एएफसी से पूछें कि वो किसको प्रेसिडेंट चाहते हैं पाकिस्तान का, उसको प्रेसिडेंट बना दें, किसको जनरल सेक्रेटरी चाहते हैं बना दें, किसको नायब सदूर बना दें। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर उन्होंने ही सारा काम करना है पाकिस्तान में तो उन्हें कहीं लिस्ट भेज दें और उन अपॉइंटमेंट लेटर दे दें, जिस तरह उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई है उसमें फेडरेशन भी लगा दें। अच्छा सरदार साहब और ईसा, एक चीज़ ये जो बात कर रहे हैं ना अभी सरदार साहब ईसा कि फीफा का रोल, अच्छा एएफसी, मैं बड़ा हैरान हुआ, एएफसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, एएफसी का क्या रोल होना चाहिए कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में, और वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक कैंडिडेट को, और एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं मुबैना तौर पर जिनके बारे में ये इतलात हैं कि शायद उनकी ड्यूल नेशनलिटी भी है और उनका नाम पेंडोरा लीक्स में भी है, पेंडोरा पेपर्स में भी है। तो ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करिए एएफसी, एएफसी में उन्होंने कुछ काम भी किया हुआ है, वो सरदार साहब थोड़ा पहले बता भी गए इस प्रोग्राम के शुरू में, जो लोग सुनना चाहें तो ज़रा उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन ये एएफसी का क्या रोल है, फीफा का क्या रोल है? देखो अरसलान भाई, फीफा और एफसी ने तकरीबन ये पूरी जितनी भी एनसी का दौर था, इसमें जितने भी काम या जो फैसले इसने किए हैं, पूरी पाकिस्तान की जो कोचेज है, प्लेयर्स है, सबको मायूस किया। क्योंकि देखो, अगर वो अभी तक उसका ये पता नहीं चल रहा है कि अब वो किसको सपोर्ट कर रहा है, अभी तक ये क्लियर भी नहीं है कि किसको सपोर्ट कर रहा है। हमें अभी इतना हम लोग कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रहा है, एएफसी और फीफा किसको सपोर्ट कर रहा है। अभी तो सिर्फ ये कि सब एक दूसरे से लड़ रहा है और कोई वाजे पोजीशन किसी का नजर नहीं आ रहा है। मतलब अगर इस तरह होता था कि यार कोई बंदा कैंडिडेट, हम बोल रहे हैं कि यार चाहे मोहसिन गिलानी कामयाब हो, कोई मसला नहीं है, वो भी हमारा पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान की फुटबॉल की खिदमत कर चुका है, या जाहिर शाह साहब हो, या फर्ज करो हाफिज जकाउल्लाह साहब हो। हम बोल रहे हैं कि इसमें एनसी का रोल खत्म होना चाहिए। अभी मसला ये आ रहा है कि पीछे से एनसी के लोग अभी से उद्योम पे जो है ना कंप्रोमाइज कर चुके हैं कि वापस वो उद्योम पे आ रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान फुटबॉल मसला इससे हल हो जाएगा? तो वही प्रोग्राम होगा जो एनसी ने अभी 2 साल हमारे सामने फुटबॉल चला है। सारे फॉरनर लोग आ रहे थे और सारे प्लेयर्स, कोचेस, सब कुछ पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ किया हुआ है। नेशनल टीम का क्या बुरा हाल है इस वक्त, आप देख रहे हो ये 2 सालों में कौन सा मैच जीता है और किस तरह परफॉर्मेंस है। तो हम भी बोल रहे हैं कि यार खुदा के लिए हमने अभी कोशिश भी यही की है कि आप सब इकट्ठे हो जाए। ये जो उदय आप लोग बांट रहे हो कंप्रोमाइज करके, इससे बेहतर ये कि आप लोग आपस में बैठ जाए। अगर आप लोगों का एम एक है कि हम पाकिस्तान फुटबॉल को प्रमोट करें, तो यार आप लोग आपस में बैठ जाए, ये उदय आपस में तकसीम करे। सब ये बेड़ा उठा है कि पाकिस्तान फुटबॉल प्रमोशन के लिए हम लोग काम करें, मगर इनमें किसी में ये चीजें है नहीं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल सोच होता है, एक विजन होता है किसी के पास। अभी तक मुझे इन कैंडिडेट्स में जो है ना अपना इस तरह कोई प्रोग्राम किसी ने वाजे नहीं किया कि वो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए किस ट्रैक पे लेके जा रहा है, वो किस तरह मतलब उनका प्रोग्राम्स क्या है। अभी तक मैंने कहा था कि यही चल रहा है कि कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं मांग रहा है, हर एक सोच रहा है कि बस मैं जिस तरह भी हूँ इख्तिदार में आ जाऊं। तो लिहाजा अभी भी हम इसलिए मायूस है कि मुझे ये इलेक्शन कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आऊँगा, ज़रा सऊद हाशमी साहब के हवाले से भी बात करेंगे। नए चेयरमैन है नॉर्मलाइजेशन कमेटी, वो वाली जो फीफा ने अपॉइंट कर रखी है, मुसल्लत कर रखी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर। क्या वाकई में सऊद हाशमी साहब कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी है हारून मलिक से, या फिर सारी वही पॉलिसीज़ को रेप्लिकेट किया जा रहा है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा सरदार साहब, सऊद हाशमी अभी जिक्र हुआ, हम सब ने उसका थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लिया उनका। सऊद हाशमी साहब क्या समझ रहे हैं सर, कोई डिफरेंट मामला है, परसेप्शन डिफरेंट है उनका हारून मलिक से, या फिर वही पॉलिसीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं? हो क्या रहा है? वैसे तो बड़े मुनासिब शख्सियत लगे थे जब उन्होंने कांग्रेस के इजलास से पहले तमाम कांग्रेस मेंबर्स में से आम मेंबर से मुलाकातें की थी, मुझे लगा ठीक बात है कि चलो अच्छे तरीके से, उन्होंने कहा भी कि मैं तो जी इलेक्शन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखें, जहाँ तक सऊद हाशमी साहब का ताल्लुक है, मेरा तो उनसे आज तक कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। ही इज अ फाइन पर्सन और हमेशा गुड पर्सनैलिटी।
लेकिन जो पिछले महीने 2 महीने में हो रहा है, ये तो कंटिन्यूएशन है, वही हारून मलिक प्रोग्राम जो चल रहा है। देखिए, अब बात की ईसा ने अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस व्हेन गिव एंड टेक, तो भाई जब आपके नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ओहदेदार प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, यदि मुझे जनरल सेक्रेटरी ले आओ, दूसरा कहता मुझे जनरल सेक्रेटरी ले आओ, एक कहता मुझे एएफसी की कमेटी में डाल देना, कोई कहता फीफा की कमेटी में डाल देना, तो भाई जब आपकी एनसी कॉम्प्रोमाइज है और उनके डिसीजन मेकर कॉम्प्रोमाइज हैं, तो कौन सा इलेक्शन भाई, कौन सी इंडिपेंडेंस, कौन सी ट्रांसपेरेंसी, कौन सा सच? ये सब झूठ का पलंदा है और ये हो रहा है। और दिस इज एज आई सेड, दिस इज नो इलेक्शन, दिस इज अ मॉनिटर्ड प्लान्ड सिलेक्शन। क्या कहेंगे ईसा, सऊद हाशमी और हारून मलिक को फर्क है? देखो, मैं पहले सोच रहा था कि शायद सऊद हाशमी साहब जो है ना फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाएगा, मगर अभी जिस तरह कुछ फैसले हुए हैं या अभी तक हम सुनने में आ रहा है या मैं कुछ लोग बता रहा है, अभी तक हारून मलिक के पीछे बैठा हुआ है, उनके इंस्ट्रक्शन पे सब कुछ चल रहा है। अभी तक हारून मलिक ना गया नहीं है, उनका पूरा इस प्रोसेस में जो है ना उनका पूरा जो है ना मुशावरत शुरू है और वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लिहाजा इसलिए हम बोल रहे हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन की उम्मीद नहीं है। बस अल्लाह करे कि यार पाकिस्तान में जो है ना दोबारा से फुटबॉल बहाल हो और इलेक्शन 20 मई को मुमकिन हो जाए। हम सब जितने भी कैंडिडेट्स है सबसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा पाकिस्तान फुटबॉल पर रहम करे, जितना नुकसान हुआ है वो हो चुका है, सब इलेक्शन की तरफ जाए, मजीद जो है ना एक दूसरे का पैर खींचना बंद करे और जो पाबंदियां लगी है या अभी जो कागजात जमा हो रहा है, दोबारा से अगर किसी की कागजात रिजेक्ट हो गए तो उसके पास आखिरी ऑप्शन हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगा, फिर से जिस तरह 2015 में हुआ है वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे सरदार साहब, मुझे अब ज़रा फाइनल में, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी आखिरी तरफ है, क्या हम इलेक्शन होता देख रहे हैं, एक बॉडी आता देख रहे हैं, और अगर आती देख रहे हैं तो कुछ नए चेहरों की इंडक्शन हो रही है? कोई एक नाम तो बड़ा डिसेंट सा मेरी नज़र से गुजर रहा है और इत्तलात में भी आ रहा है, और बड़े सुलझे हुए, सिंध से उनका नाम है, बड़े सुलझी हुई शख्सियत है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, लॉ भी जानता है, फुटबॉल भी जानता है, क्लब भी बड़ा अच्छा रन कर रहे हैं। तो अच्छा है अगर ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई आप बुरी उनका बात नाम नहीं। ले लें, उनका नाम अली सही है, तहा अली सही, बिल्कुल। चले मैं ले लेता हूँ कराची सर। कराची यूनाइटेड का उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो काफी अच्छे से वो चला रहे हैं। देखें, मुझे कैंडिडेट्स की इंडिविजुअल पर्सनालिटी से आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। मैं जरा जो सिस्टम बन रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखें, टाइमिंग देखें कि 5 तारीख को ये रात के अंधेरे में, रात के 2 बजे ये लॉज ऑफ द इलेक्शन रिलीज करते हैं, जो रूल्स हैं इलेक्शन के, और 7 तारीख की और संडे को अगले दिन 6 की रात 7 की सुबह, मीन्स रात के 2 बजे ये बैन लगा देते हैं ज़ाहिर अली शाह पे। अब क्या है, अब अगर ज़ाहिर अली शाह साहब फर्ज कोर्ट जाते हैं तो ये अपने डिफेंस में चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन रूल्स में तो हमने लिखा हुआ था और ये इलेक्शन रूल्स है। ठीक है, 5 की रात को इलेक्शन रूल्स और 6 की रात को बैन। इस पे जरा गौर करें ना कि हाउ beautifully they are monitoring the selection process to bring in a selected candidate who's going to look after their interests after 20th May. ठीक ठीक है, समझ तो रहा हूँ। इसका ये होगा कि जी इनसे मिलें, ये हैं सिलेक्टेड प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, इनसे मिलें, ये सिलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। तो भाईजान हर काम चल रहा है। आपका पॉइंट कहता है कि ऑल जुडिशियल बॉडीज विल बी इलेक्टेड बाय द कांग्रेस। आपकी कांग्रेस बने हुए 6 महीने हो गए हैं क्या ये? और फिर डिसिप्लिनरी कमेटी का डिसीजन जो है ये तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक ये कांग्रेस के पास अप्रूवल नहीं जाता और कांग्रेस उसको 2/3 मेजोरिटी से या रिजेक्ट करे या अप्रूव करे। तो क्या इन्होंने ज़ाहिर शाह की जो सस्पेंशन है या हमारी जो सस्पेंशन है भेजिए कांग्रेस के अप्रूवल के लिए? मुझे तो लगता है कि होगी नहीं, उन्हें इलेक्शन कांग्रेस। का हिस्सा नहीं बनने देंगे, कोई ऐसी चीज होने भी नहीं जा रही, जो मेरी इत्तलात है ऐसा कुछ नहीं तो होने जा रहा। फिर वही मैं कह रहा हूँ जनाब, यहाँ देयर इज नो लॉ, देयर इज नो इलेक्शन, इट इज सिलेक्शन। अब कोई दिल जला जो है वो चला जाएगा सिविल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टे ले लेगा इन गलत फैसलों के खिलाफ, तो डेफिनेटली आ जाएगा। भाई जाहिद शाह के पास एक है कि भाई आपने मुझे सुना नहीं, आपने मेरे खिलाफ फैसला कर दिया, ग्रेट। मेरा तो यही है कि मुझे सुना नहीं, मेरे खिलाफ फैसला कर दिया, तो मेरा फैसला भेजे ना पहले कांग्रेस के पास, कांग्रेस से अप्रूवल तो ले।
No decision can be implemented whether you are spending money, whether you are earning money, whether you are appointing people, whether you are suspending people. मैं आपकी Clause बात से X, एग्री हूँ suspension and expulsion. It सरदार has to साहब, be आपकी approved बात by से two-thirds majority 100% of the एग्री हूँ। Congress. लॉ तो यही कहता है, लॉ तो यही कहता है, आप जो बात कर रहे हैं ये कानून है, लॉ यही कहता है। लेकिन ईसा अगर देखें जा ही नहीं रहे, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं है, कोई कांग्रेस के सामने नाम नहीं जा, सरदार साहब को भी बैन कर रखा था, नहीं जा रहे हैं उनके सामने, कोई नाम नहीं जा रहे। अच्छा फर्ज करें ईसा अब ये इलेक्शन हो जाता है, इसी तरह हो जाता है, जाहिर शाह को बाहर रख के कर देते हैं, तो कितना लंबा अरसा इस इलेक्शन के रिजल्ट्स पर आई हुई बॉडी चल पाएगी? बात ये देखो, जाहिर शाह साहब ने तो अभी एक फैसला कर लिया कि उसने अपना कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन जो है ना पेश किया है। मतलब इसका मतलब है कि वो इलेक्शन की तरफ अभी भी जा रहा है ना, इलेक्शन से आउट नहीं है। तो जिस तरह सरदार साहब ने कहा था कि मतलब कोई शक नहीं है। अब एक हफ्ता बहुत अहम है कि इसमें नया क्या हो रहा है, क्या ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी कागजात जो है ना जब जमा होगा, क्या उनको मतलब किसी के ऊपर तो दोबारा से कोई पाबंदी तो नहीं लगेगा। और एनसी तो दोनों तरफ खुश है कि अगर फर्ज करे मतलब इलेक्शन नहीं हुआ या कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इनके एक बहाना मिल जाएगा, इनको एक और एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो वो तो इस तरफ दोनों विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं ना। उनकी कोशिश ये भी है कि एक और एक्सटेंशन इनको मिल जाए कि ये देखो हम तो इलेक्शन करा रहा है। तो अब इसलिए हम बोल रहे हैं सब कैंडिडेट्स को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मैं फोन पे भी सबसे राब्ते में हूँ कि खुदा रहा इलेक्शन की तरफ जाए और इस इलेक्शन को कंप्लीट करे ताकि पाकिस्तान का फुटबॉल जारी क्या रहे। कहेंगे सरदार साहब लास्ट में? बिल्कुल इसी पर इलेक्शन हो जाती है, बॉडी आ जाती है, कितनी देर चल पाएगी वो बॉडी? This is a lawless committee, this is not a normalization committee. एक lawless committee है। वो के घास का रंग सब्ज है तो सब कहते हैं सब्ज है, वो क्या नीला है तो कहेंगे नीला है। So this is what is happening. तो ये अभी भी डील कर रहे हैं कैंडिडेट्स के साथ। और मुझे अगेन आई एम होपिंग अगेंस्ट होप कि ऐसा ना हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जब आएंगे सामने, अगर उनसे डील इनकी ना हुई तो ये किसी ना किसी तरीके से अपने मनपसंद कैंडिडेट को जिताने के लिए उनको भी बैन लगा सकते हैं, इवन आफ्टर नॉमिनेशन हैज बीन सबमिटेड। अच्छा ये जो मनपसंद वाली बात है ना सर, मैं थोड़ा सा नाज़रीन को भी वाजे करूं, सुनने वालों को, कि मोहसिन गिलानी साहब जिनका जिक्र बार बार आ रहा है सारी सिचुएशन में, अगर तो वो किसी न किसी तौर पर कैंडिडेट बन जाते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मामलात हैं और शायद वो मामलात अदालत जाएं तो वो भी मामलात ना चल पाएँ उनके भी, क्योंकि उनके हवाले से कुछ चीज़ें जो मैंने बताई वो भी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी मुबैना तौर पर जो खबरें आ रही हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। सरदार नवीद हैदर हमारे साथ मौजूद थे, ईसा चमन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। बड़ा डिटेल गुफ्तगू हुई। इलेक्शंस होने तो जा रहे हैं लेकिन क्या होने जा रहा है इन इलेक्शन में, कौन से नए चेहरे हैं जो इंडक्शन हो रही है। जाहिर शाह जो कि सबसे ताकतवर सदारती उम्मीदवार थे, उन पर बैन क्यों लगा, किन वजूहात पर लगा, डिसिप्लिनरी कमेटी क्या चीज़ है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, और जिन पर बैन लगा रहे हैं क्या उन्हें कांग्रेस के सामने पेश किया जा रहा है या नहीं, कांग्रेस के मेंबर्स के क्या मामलात हैं। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।